कितना भागा था वो, कितनी कोशिश उसने की थी भूलने की। 4 साल से वो सबके इसरार के बावजूद भी हवेली नहीं गया था, सिर्फ इसलिए कि उस दुश्मन जान से तसादुम ना हो। वो बार बार अपने आप को अजियत में नहीं डालना चाहता था। बमुश्किल ही तो वो ख्वाबों की किरचियाँ समेट पाया था। आज वो नए सिरे से अजियत का शिकार था। तकलीफ भी ऐसी कि नसें फटने को थीं, जिसे उसने कभी ख्यालों में भी छूने की गुस्ताखी ना की थी, वो आज पूरी की पूरी किसी और की बना दी गई थी। गुस्से से उसकी गर्दन और माथे की रगें तन चुकी थीं। आंखें जब्त करते करते भी नमी खींच लाई थी। अपनी इस अजियत की वजह भी तो वो खुद ही बना था ना। उसका दिल उस अनजान लड़की से जा मिला था, जिसके लिए शायद उसका होना या ना होना कभी कोई मायने रखता ही नहीं था। मगर क्या करें, जो एक बार दिल में बस जाए निकलता ही नहीं। कुछ वक्त के लिए उसे ख्यालों से झटक तो देता, मगर लाख कोशिश के बावजूद वो दिल से उतरी नहीं थी। वो किसी हारे हुए जुआरी की मानित सड़क पर बैठता चला गया, हर चीज से बेखबर। बस एक ही आवाज समातों को लहूलुहान कर रही थी, एहान। गेस व्हाट, आज जमान भाई का निकाह था। जमान भाई का निकाह। उसने हवेली में कदम रखा ही था जब सामने के मंजर ने उसका खून खौला दिया। उशना शाहिद, वल्द मोहम्मद शाहिद, बएवज 10 लाख। आपका निकाह फुरकान रफीक वल्द रफीक अहमद से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अल्फाज तीर की तरह चुभे थे अंदर आते शख्स को। बिल्कुल नहीं, एक मजबूत आवाज ने सबको साकित कर दिया। आखिर हुआ वही जिसका डर था। वो आन पहुंचा था, जिसके वो साए से भी डरती थी। उष्णा का वजूद होले होले कांप रहा था, जबकि दिल खौफ से फटने को तैयार था। वो जानती थी कि अब सिवाय खुदा की जात के उसे कोई नहीं बचा सकता। उस शख्स से था। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। दिल किसी अनहोनी के ख्याल से ही लर्जा थे सबके, जबकि फुरकान अपने अंजाम से बेखबर आंखों में सरशारी और तमस्कर लिए खड़ा था। काजिम शाह खुद पर काबू पाते जल्दी से उसकी जानिब बढ़े, मगर उस बिफरे हुए शेर को काबू करना किसी के बस में न था। तुम पहले मेरी बात सुनो, काजिम शाह ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, जबकि वो जानते थे कि वो ना तो सुनेगा और ना मानेगा। नो वे। आप सबको क्या लगा था कि मेरी नाक के नीचे ये सब हो जाएगा? सीरियसली इतना बेखबर समझा हुआ है मुझे? उसने आईब्रो उठाते हुए सवाल किया था। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। हम उसकी मर्जी के बिना ये नहीं कर सकते। सुना तुमने? बिन माँ की बच्ची के साथ हम जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना बेटा। अब की बार काजिम शाह की आवाज़ में एक ठहराव था। वो जानते थे गुस्से से वो उसे काबू नहीं कर सकते। वो बिना उनकी बात का जवाब दिए दबे कदम चलता उष्णा की जानिब बढ़ा। उसके हर उठते कदम के साथ उष्णा का दिल डूब रहा था। सबकी मौजूदगी में भी उसकी हालत गैर हो रही थी। हवास काम करना छोड़ रहे थे, जैसे उसके फुरकान को गिरे बांध से पकड़कर साइड पर धक्का देते वो उष्णा के साथ बैठ चुका था। दोराब शाह आगे बढ़े ही थे उसे रोकने को। मीर काजिम शाह चिल्लाए, मगर उसके कान पर तो जूं तक ना रेंगी। रिलैक्स रहें, कुछ नहीं कर रहा मैं। आप सब आराम से बैठें। मैं तो सिर्फ इनसे इनकी मर्जी जानने आया हूँ। जो ये कहेंगी वैसा ही होगा। चले, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, आप एक चूज कर लें। हम वैसा ही कर लेंगे। वह आराम से उसके पहलू में बैठा बोल रहा था, जैसे यहाँ कोई गेम चल रहा हो। मीर, होश के नाखून लो, क्यों तमाशा बना रहे हो? उठो यहाँ से, मेरे साथ आओ, हम बात करते हैं ना यार। अरमान ने उसे मंजर से हटाने की नाकाम सी कोशिश की। जी तो मोहतरमा उष्णा शाहिद, आपके लिए पहला ऑप्शन मुझसे निकाह है, जो कि सुनने में आया है कि आपको मंजूर नहीं। तो आपको 2 और ऑप्शन देता हूँ। अब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना आपके लिए। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पिस्टल उठाएं और मुझे शूट कर दें, जबकि तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप पहले दोनों ऑप्शंस में से कोई चूज नहीं करती हैं तो मैं इसे मार दूंगा। उसने फुरकान की तरफ इशारा किया, जो दूल्हा बना साथ खड़ा था। वो इतने आराम से ये बात कर रहा था जैसे कोई मजाक चल रहा हो। अब यह आप पर है, आप किसे बचाती हैं, मुझे या इसे? हाँ, अगर आप चाहें तो आप दोनों को बचा सकती हैं। उसके पागलपन को कौन नहीं जानता था भला। सब अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। वो जानते थे कि वो कर गुजरेगा जो उसकी जुबान से निकल गया था एक बार। मैं जवाब का मुंतजिर हूँ। वो फिर से दुपट्टे से ढके चेहरे की जानिब देख कर गोया हुआ। माहिमा ने रोते हुए मीर के सामने हाथ जोड़े। प्लीज़ मीर भाई। मीर की आंखों को देखते ही वो डर के मारे अपनी बात भी मुकम्मल ना कर सकी। उष्णा शाहिद, आप मेरे सब्र को मजीद मत आजमाएं, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए मुझे बर्दाश्त करना। वो उसकी जानिब झुकते हुए धीमे लहजे में पुकारा था।
उष्णा ने बमुश्किल मुतवर्रम आंखों से सामने देखने की कोशिश की, मगर चेहरे पर पड़ा घूंघट रुकावट बना। या अल्लाह, ये किस दोराहे पर ला खड़ा किया है मुझे। क्या करूं मौला, मैं तेरी गुनाहगार सी बंदी हूँ। परवरदिगार, मुझे इस आजमाइश में ना डाल। वो दिल ही दिल में अपने रब से हम कलाम हुई। जब ही वो एक बार फिर उसके कान में गोया हुआ। उसने बहुत बार कोशिश की थी कहने की कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, मगर चाह कर भी वो कभी उसे ये बोल नहीं पाई थी। मगर आज अगर वो हिम्मत ना कर पाई तो वो हमेशा के लिए खुद ही खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। वो हिम्मत करते हुए, सबकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अटक अटक कर उसने बहुत धीमे लहजे में कहा, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये हिम्मत उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी। मीर ने इतनी तेजी से फुरकान की टांग पर फायर किया कि सब हैरान हक तक खड़े रह गए। जब तक किसी को कुछ समझ आई, वो पिस्टल अपने दिल के मकाम पर रखे खड़ा था। उठाइए अपने बेटे को और दफा हो जाइए, वरना दोनों टांगे तोड़ दूंगा मैं इसकी। अगर दोबारा इस हवेली में इसने कदम भी रखा तो हम छोड़ेंगे नहीं आप सबको। फुरकान का बाप बकता झकता हुआ वहां से फुरकान को लिए भागा। अरमान शाह और दुराब शाह भी उनके पीछे भागे। काजिम शाह बुरबुरी रेत की मानी सोफे पर गिरते चले गए। मीर, क्या कर दिया ये तुमने। निकाह शुरू करवाइए, वरना फिर हिम्मत रखें, मेरे जनाजे को भी तो कंधा देना है। आप तो अभी से हिम्मत हार गए हैं। शर्मिंदा होना तो दूर की बात, उसे तो एहसास तक नहीं था कि वो क्या कर चुका है और क्या करने जा रहा है। पिस्टल नीचे करो मीर, पागल मत बनो। मुराद शाह ने आगे बढ़कर पिस्टल लेने की कोशिश की। ना ना ना, आगे मत आना कोई भी। वो किसी तरह भी काबू नहीं आ रहा था। होश में लाओ इसे, उसने माहिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो भागकर उष्णा के पास आई और फिर उसने हमेशा की तरह अपनी ही मनवाई। उष्णा शाहिद, वल्द मोहम्मद शाहिद, बएवज 50 लाख हक महर। आपको सैयद मीर शाह वल्द सैयद सोहराब शाह काजिम के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है। बिला किसी तरद्दुद के उसने 3 बार हाँ कहा, क्योंकि वो बस यहाँ से उठना चाहती थी जल्द अज जल्द। उस शख्स की कुर्बत इस कदर वहशतनाक थी कि उसे सांस लेना तक मुहाल था। कांपते हाथों से वो अपने या शायद उसकी बर्बादी नामे पर दस्तखत करते ही वहां से भागी। उसने एक नज़र उसकी जानिब देखा। निकाह मुकम्मल करें। वो दोबारा मौलवी साहब से मुखातिब हुआ। सैयद मीर शाह वल्द सैयद सोहराब शाह काजिम, बएवज 50 लाख हक महर। उष्णा शाहिद वल्द मोहम्मद शाहिद को आपके निकाह में दिया गया है। क्या आपको कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसने मुस्तहकम लहजे में बोलकर सिग्नेचर किए। कहीं से भी वो अपने किए पर पशेमान ना था। एक कयामत थी जो अभी अभी गुजर चुकी थी, उसके लिए तो कोई बात ना थी ये। एक इंसान को वो गोली मारकर जख्मी कर चुका था और उष्णा की तो रूह पर जख्म लगा गया था। मगर कब एहसास था उसे इस सब का, और क्यों होता वो ऐसा शिद्दत पसंद, इतना निडर, इतना बदतमीज इंसान। आखिर कौन सी कमी रह गई थी उसकी तरबियत में। काजिम शाह आज खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। ये तो होना ही था आखिर। गंदे खून की मिलावट ने अपना रंग तो दिखाना ही था। सबसे पहले अरूसा बेगम होश में आई और साथ ही तंज के तीर बरसाना शुरू कर दिए। मामा प्लीज, आप देख नहीं रही, सब ऑलरेडी बहुत परेशान है। ओरहा ने माँ को चुप करवाना चाहा, जो कि नामुमकिन बात थी। लो भाई, मैं क्या देखूं। देखें तो आप सब लोग अपनी गलतियों का नतीजा। जब मैंने चीख चीख कर कहा था कि इस गंद को वहीं छोड़ आए जहां से इसे लाया गया, तब तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतें सब। यही अंजाम होता है पैरों की खाक को सर पर बिठाने का। माजी सोहराब शाह को अपनी यूनिवर्सिटी फेलो फलक से मोहब्बत हो जाती है। फलक अपनी बेवा खाला के साथ रहती थी। बला की खूबसूरत और ज़हीन भी बहुत थी। वो स्कॉलरशिप पर ही शहर की इस महंगी तरीन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। जबकि सोहराब और महराब का रिश्ता काजिम शाह अपने दोस्त की बेटियों नईमा और अरूसा के साथ तय कर चुके थे। वो हवेली में किसी के भी इल्म में लाए बगैर फलक से निकाह कर गए और सिर्फ उनके वफादार मुंशी जी को पता था। उन्हें मजबूरन नईमा बेगम से शादी करना पड़ी, मगर वो नईमा बेगम के साथ भी किसी किस्म की ज्यादती नहीं करते थे। मारूख उम्मीद से थी। जब उन्हें अगले महीने नईमा के भी प्रेग्नेंट होने का पता चला, हवेली का पहला वारिस इस दुनिया में आने वाला था। इस खबर पर हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। जब एक दिन सोहराब शाह की हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौत हवेली पर कयामत बनकर गिरी। नईमा ये खबर सुनते ही बेहोश होकर सीढ़ियों में जा
आ गिरी। डॉक्टर्स की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद भी सोहराब के बच्चे को नहीं बचाया जा सका, जबकि हवेली से दूर शहर के एक पसमानदा इलाके में मामूली सी डिस्पेंसरी में फलक ने सोहराब शाह के बेटे को जन्म दिया। जचगी में होने वाली कुछ पेचीदगियों की वजह से वो अपने बच्चे को देखे बगैर ही खामोशी से अपने महबूब शोहर के पास अब्दी सफ़र पर रवाना हो गई। सोहराब की वफ़ात के एक हफ्ते बाद जब मुंशी जी फलक बीबी को ये खबर सुनाने शहर पहुंचे तो एक और क़यामत उनकी मुंतज़िर थी। मुंशी जी चुपचाप बच्चे को लिए हवेली चले आए तो हवेली में जैसे भूचाल आ गया। बीजान ने उसे अपने सीने से लगाया। वो उनके सोहराब की आखिरी निशानी था। उन्हें लगा जैसे सोहराब उनकी गोद में वापस आ गया। वो हवेली का पहला वारिस था। बड़े पैमाने पर खैर खैरात की गई, जश्न मनाए गए। काजिम शाह ने उसका नाम मीर शाह सोहराब रखा। नईमा की इद्दत खत्म हुई तो उसके मैके वाले उसे ले गए कि अब उसका यहाँ रहने का कोई जवाज ही ना बनता था। हवेली वालों ने भी मना नहीं किया क्योंकि नईमा अभी जवान थी, उसकी आगे सारी जिंदगी पड़ी थी। उनका बेटा तो जा चुका था, वो किस हक से रोकते। अरूसा ने मीर शाह को तंग करने में कोई कसर ना छोड़ी। वो हर वक्त बीजान के पास रहता। वो शुरू से ही संजीदा मिजाज था, ना ज़्यादा शरारतें करता, ना किसी चीज़ के लिए तंग करता। वो गैर मामूली जहानत रखता था, बहुत खूबसूरत था। बकौल मुंशी जी के वो बिल्कुल फलक बीबी की कॉपी था। अरूसा जब जब मीर को देखती उसे उसमें फलक नज़र आती, उसकी बहन की सोतन। सैयद काजिम अली शाह अपने आबाई गांव शाहपुर के सबसे बड़े जिम्मेदार थे। सैयद घराने का शाहपुर से बहुत पुराना रिश्ता था। उस गांव का नाम भी सैयदों के नाम पर ही शाहपुर रखा गया था। वहाँ के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। काजिम शाह अपने गांव के सरपंच भी थे। शाह हवेली में काजिम शाह अपनी बीवी राहीला शाह, जिन्हें सब बीजान कहते थे, और अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थे। उनके 4 बेटे थे। सोहराब शाह, जिनका एक ही बेटा था मीर शाह, महराब शाह, जिनकी शादी अरूसा से हुई थी। उनके 3 बच्चे ज़मान शाह, अरमान शाह और इरहा थे। फिर नगीन शाह थी, जिनकी शादी फैज़ शाह से हुई। एक एक्सीडेंट में उन दोनों का इंतकाल हो गया। उनके 2 बच्चे सैयद ज़ारून शाह और माहिमा शाह हैं। फिर दोराब शाह थे, जिनकी शादी शाहाना बेगम से हुई और उनके भी 2 ही बच्चे मुराद शाह और फरवा शाह हैं। फरवा जाने कब मीर शाह को चाहने लगी थी। घर में जहाँ सब मीर शाह के गुस्से और उसकी पर्सनालिटी में घुली संजीदगी से खाइफ थे, वहीं फरवा मैडम मोहब्बत का रोग लगाए बैठी थी उनके साथ। उफ फरवा, मतलब हद है यार, तुझे दिल लगाने के लिए दुनिया में वो हिटलर ही मिला था यार, तू कैसे रहेगी उसके साथ। इरहा शौक में थी अभी तक, क्योंकि उस पूरी हवेली में वो वाहिद बंदा था जिससे इरहा को भी खौफ आता था। उसकी डिक्शनरी में जितने भी खौफनाक वर्ड थे वो सब शाह मीर के लिए, मीर शाह के लिए मुख्तस थे। अरे यार, तुझे क्या पता मीर क्या है मेरे लिए यार, उनकी पर्सनालिटी, उफ इरहा, मैं तो उनके ख्याल से ही कांप जाती हूँ। और आंखें, आंखें किस तरह बंदे को अपने बस में कर लेती हैं ना उनकी। हाँ हाँ, कर लेती हैं बस में, और तो कुछ नहीं। हर वक्त तो तेवरी चढ़ाई होती है, बंदा खाक उनकी आंखें देखे। हर किसी को घूरते रहते हैं, मजाल है कभी मुस्कुरा लें। चलो मान लिया कि प्यारे हैं भाई, मगर कितने रूड रहते हैं। हर वक्त सड़ियल बने रहना भी ठीक नहीं है, बंदे को थोड़ा खुश अखलाक भी होना चाहिए। मेरा तो कभी कभी दिल करता है इस हवेली के सारे मुंडों को पकड़कर खुश अखलाकी की ट्यूशन दूं, मगर वो जल्लाद के खालू ले ही ना ले मुझसे ट्यूशन। और मीर भाई के तो माथे के बल ही नहीं खुलते किसी वक्त। मेरी बाकी की तारीफ आप लोग फिर कभी कर लेना, अभी बीजान अंदर बुला रही हैं आपको, वो मखसूस संजीदा लहजे में कहकर आगे बढ़ गया। हाय अल्लाह, ये कब नाजिल हुए। फरवा, मैं शर्म से मर जाऊंगी यार, पता नहीं क्या क्या बोल गई मैं। और तू ध्यान नहीं रख सकती थी, बंदा आगे पीछे भी देख लेता है, जाने कब से आगे पीछे बातें सुन रहे होंगे हमारी। जब मीर की बात हो रही हो तो मुझे किसी चीज़ का होश कब रहता है। वैसे भी तुझे किसने कहा था बकवास करने को, अब वो मेरे बारे में भी जाने क्या सोच रहे होंगे। फरवा ने अपना रोना रोया। जब वो राक्षस तुम्हारे पल्ले पड़ेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि मैं सच कहती थी। वैसे फरवा, ये बात आगे कैसे बढ़ेगी, मतलब मीर भाई से बात करना भी तो जान जोखों का काम है। ये सब तो मुझे भी नहीं पता, मगर इस बात की तसल्ली है कि उनकी लाइफ में कोई लड़की नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर उन्हें कोई लड़की पसंद होती तो वो अब तक शादी कर चुके होते, कंवारे ना फिर रहे होते यूं। वैसे फरवा भाई काफ़ी बड़े नहीं हैं तुमसे, कम अज़ कम भी 8-10 साल तो बड़े ही होंगे। हाय, तुम बुढ़े से शादी करोगी। इरहा को एक नया गम सताने लगा था। बको नहीं, वो इतने भी एजिड नहीं है, चलो अब अंदर। काजिम शाह और बीजान के बेइंतहा प्यार और तवज्जो के बावजूद भी जाने क्यों वो अलग थलग सा रहता।
न किसी से घुलता मिलता, न किसी से ज़्यादा बातचीत करता। उसने खुद को संजीदगी और तन्हाई के खौल में बंद कर लिया था। उसकी तबीयत में इतनी शिद्दत थी कि सब उससे कतराते थे, मगर फिर वक्त के साथ साथ एहान, ज़ारून, अरमान और मुराद उसके मिजाज को जान गए। उन्होंने मिलकर बहुत हद तक उसको अपने साथ अटैच कर लिया था। वो सब एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, सिवाय ज़मान शाह के। मीर के इतने सीरियस रहने के बावजूद भी उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा था कभी। उनमें इतना प्यार और इत्तेफाक देखकर काजिम शाह का सेरों खून बढ़ जाता था। एहान उनके वफादार मुंशी आसिफ अली का बेटा था, जो उनके यहाँ शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था। जब एहान 5th क्लास में था तब वो अपनी माँ की वफ़ात के बाद अपने वालिद के साथ हवेली में बनाए गए मुलाजमीन के क्वार्टर में रहने लगा। वो बहुत ज़हीन और कमगो बच्चा था। ज़मान की हमेशा उसके और मीर के साथ ठन जाती और वो बहुत बदतमीज़ था। काजिम शाह ने उसे शहर उसी स्कूल में दाखिल करवाया जहाँ शाह हवेली के बच्चे पढ़ते थे। वो बहुत जल्द सबके साथ अटैच भी हो गया था। आसिफ एक दिन मेहराब शाह के साथ किसी काम से गया था कि एक ट्रक के साथ उनकी गाड़ी की टक्कर हुई और सर पर शदीद चोट लगने के बायस आसिफ मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वक्त का काम है गुजरना, सो गुजरता गया। वो सब बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी की हदूद में दाखिल हो गए। ज़मान शाह, जो हकीकतन शाह हवेली के लिए शर्मिंदगी का बाइस था, उरूसा की बेजा छूट और हर गलती पर उसकी हिमायत ने उसे इतना खुदसर और बदतमीज़ बना दिया था कि अब वो किसी के भी कहने में नहीं था। दुनिया की तकरीबन हर बुराई उसमें थी, शराब, शबाब। अब तो गांव के लोग भी उसकी हरकतों की वजह से उससे आजिज़ थे। काजिम शाह उसको कई बार समझा चुके थे, बल्कि धमका चुके थे, मगर वो सदा का ढीठ मान के ही ना दिया। वो आवारा दोस्तों के साथ हर वक्त जीप लिए घूमता फिरता, रास्ते में गुजरने वाली हर आने जाने वाली लड़की से बदतमीजी करता था। शहर भी अक्सर आता जाता था, और ये किस लिए था तकरीबन सभी जानते थे। बचपन में उसका रिश्ता महिमा से तय कर दिया गया, मगर अब उसकी हरकतों की वजह से सभी खामोश थे। मगर चिंगारी भड़काई उरूसा बेगम ने उसे ये बात बताकर। उसे महिमा में कोई जज्बाती वाबस्तगी तो ना थी, मगर मंग छोड़ना उसकी मर्दानगी को बर्दाश्त भी ना था। जब उसने दो टोक फैसला सुना दिया शादी का, तो सबने इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि वो यतीम बच्ची के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। वो तिल मिलाया तो बहुत, मगर खामोश हो गया। लेकिन ये खामोशी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी थी। महिमा ने भी इनकार कर दिया था, और यही इनकार ज़मान शाह के गुस्से को जिद में बदल गया। उरूसा बेगम के पढ़ाए गए सबक के मुताबिक वो अपनी तमाम तर सरगर्मियों को फिलहाल तर्क किए हुए था कि किसी तरह शादी हो जाए, फिर अपनी मनमानी करेगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी जो उसको रोक सके। फिर एक बार फिर घर में उरूसा बेगम ने शादी का तज़करा छेड़ा कि अब तो वो बहुत बदल गया है। शादी हो जाए, बीवी आ जाए तो फिर कहाँ फुर्सत होगी भला फजूल कामों और दोस्तों के साथ बैठने की। सब सोच में पड़ गए कि शायद वाकई ऐसा हो जाएगा। हो सकता है कि महिमा ज़मान को राह रास्त पर ले आए, मगर कोई भी फैसला फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि काजिम शाह मुतमईन नहीं थे इस बात को लेकर। और वैसे भी मीर शाह और ज़ारून शाह एक माह से किसी खुफिया काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। ज़ारून के बड़ा भाई होने की हैसियत से पूरा हक है अपनी बहन के बारे में फैसला करने का। फिर जाने क्या हुआ कि महिमा मान गई कि उसे कोई एतराज़ नहीं इस शादी से। सब हैरान थे कि महिमा रातों रात मान कैसे गई, मगर उसका कहना था कि वो ज़मान को बदल लेगी। सब खामोश हो गए। बीजान ने महिमा को बुलाकर उससे बात की, बातों बातों में टोह लेने की कोशिश भी की कि कहीं वो किसी दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला तो नहीं ले रही, मगर कोई सिरा हाथ ना आया। फिर ज़मान ने रट लगा दी कि वो कोई ढोल ढमक्का नहीं चाहता, बस अगले हफ्ते सादगी से निकाह कर दिया जाए। सब ने समझाया कि इतनी भी क्या जल्दी है, ज़रा सब्र से काम ले, कम से कम ज़ारून को तो आ लेने दो, भाई है वो महिमा का। मेहराब, आप बात करें ना बाबा से, कितनी मुश्किल से तो ज़मान सुधरा है, करवा दें इसकी शादी महिमा से। इसके लिए तो ज़मान ने खुद को बदला है सर से पाँव तक अपने आप को। और क्या चाहते हैं आप लोग मेरे बेटे से अब? अरूसा बेगम, यतीम बच्ची का मामला है, और तुम्हारे बेटे का पिछला रिकॉर्ड कैसा है सबको इल्म है। आज वो बदला है, कर फिर बदल गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी मरहूम बहन को। और ज़ारून बिल्कुल राज़ी नहीं इस शादी के लिए, मगर उसकी बहन तो राज़ी है ना। उसने खुद कहा है कि उसे कोई एतराज़ नहीं इस रिश्ते से। अरूसा बेगम चहक कर बोली थी। वही तो हमें समझ नहीं आ रहा, वो इतनी सुलझी हुई सलीकाश्वार बच्ची मान कैसे गई इसके लिए। कमाल करते हैं आप भी शाह साहब, हमारे ज़मान में क्या कमी है भला।
खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है माशाल्लाह से। जी बजा फरमाया आपने, मगर सूरत के साथ सीरत भी मायने रखती है। रिश्ते सिर्फ खूबसूरत चेहरों से नहीं किए जाते। आपको तो बस मौका मिल जाए और शुरू हो जाया करें आप, फिर जैसे भी सही। मगर जमान की शादी महिमा से कर दी गई। हेलो, कैसा है तू और किधर गायब है? बेवफा हो गया है तू जर्मनी जाके, मेरे प्यार को भी भूल गया। और कब से मैं कॉल कर रहा हूँ तुझे। अरमान ने छूटते साथ ही सारे गिले शिकवे शुरू कर दिए। बस कर, ज़्यादा मस्करियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। कल से कुछ तबीयत ठीक नहीं और पिछले दिनों बस पेपर्स की वजह से काफ़ी मसरूफियत रही, इसलिए किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सका। अब तो लास्ट सेमेस्टर भी एंड हो गया, अब जल्दी से वापस आ जाएं पाकिस्तान। दादा जान पूछ रहे थे तेरा, उनसे बात कर लेना। बस एक दो काम है, उसके बाद वापस ही आना है ना यार। अच्छा मीर भाई, ज़ारून या मुराद से कांटेक्ट हुआ तुम्हारा आज या कल? अरमान ने पूछा। नहीं यार, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? वो इसलिए कि एक धमाकेदार न्यूज़ है मेरे पास, तू सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा। अरमान ने फुल सस्पेंस क्रिएट किया। बक भी दे अब। एहान साथ साथ अपने लिए कॉफ़ी भी बना रहा था। गेस व्हाट, कल जमान भाई का निकाह था। रियली? जमान मान कैसे गया शादी के लिए? और वैसे भी वो तो ज़रा और टाइप का बंदा है। वाकई हैरानी हो रही है मुझे। अब तो बहुत बदल गए हैं भाई, इसीलिए तो उनकी शादी करवाई है। बाकी महिमा भाभी उन्हें सीधा कर लेंगी। वो हंसा था, जबकि एहान को लगा उसने सुनने में गलती हुई है उससे शायद, या वो सुनना नहीं चाहता था ये बात। मग हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। वो साकित सा खाली हाथ खड़ा रह गया। एहान भाई, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। अरमान बोलता रहा, मगर वो होश में होता तो सुनता। सांस जैसे रुक रही थी। कमरे में यकदम ऑक्सीजन की मिकदार कम पड़ने लगी थी। उसका दम घुटने लगा था। हर चीज से दिल उकताया, यहाँ तक कि धड़कने से भी। वो गाड़ी की चाबी उठाए बाहर भागा, क्योंकि उस वक्त से फरार चाहता था। दिलो दिमाग में छिड़ चुकी जंग से, उस बेइंतहा अजियत से, अपने जज्बात से, ख्यालात से और खुद अपने आप से भी। इंतहाई रैश ड्राइविंग करते वो जाने किस मंजिल की तरफ रवां था। कितना भागा था वो, कितनी कोशिश की थी उसने भूलने की। 4 साल से वो सबके इसरार के बावजूद भी हवेली नहीं गया था, सिर्फ इसलिए कि उस दुश्मन जान से तसादुम ना। वो बार बार अपने आप को अजियत में नहीं डालना चाहता था। बमुश्किल ही तो वो ख्वाबों की किरचियां समेट पाया था। आज वो नए सिरे से अजियत का शिकार था। तकलीफ भी ऐसी कि नसें फटने को थीं। जिसे उसने कभी ख्यालों में भी छूने की गुस्ताखी न की, आज वो पूरी की पूरी किसी और की बना दी गई। गुस्से से उसकी गर्दन और माथे की रगें तन चुकी थीं। आंखें जब्त करते करते भी नमी खींच लाएं। अपनी इस अजियत की वजह भी तो वो खुद ही बना था ना। उसका दिल उस अनजान लड़की से जा मिला, जिसके लिए शायद उसका होना या ना होना कोई मायने ना रखता था। मगर क्या करें, जो एक बार दिल में बस जाए निकलता ही नहीं। कुछ वक्त के लिए उसे ख्यालों से झटक तो देता, मगर लाख कोशिश के बावजूद वो दिल से नहीं उतरी थी।